प्रिय विद्यार्थियों एवं साथियों, जय हिंद। इस कालखंड में मैं पुनः महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की जो तीसरी विधि है, सतत विभाजन विधि, जिसे कि हम भाग विधि भी कहते हैं, इस विधि से किस प्रकार हमको महत्तम समापवर्तक निकालना है उसके बारे में जानकारी दूंगा। आप लोग भली भांति समझ चुके हैं कि अपवर्तक किसे कहते हैं या महत्तम समापवर्तक क्या होता है। ठीक है, पिछले कालखंड में मैंने आप लोगों को दो विधियों के बारे में जानकारी दी थी, अपवर्तक विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। इन दोनों विधियों से मैंने आप लोगों को महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताया था। इस कालखंड में मैं सतत विभाजन विधि अर्थात भाग विधि के द्वारा मैं पहले दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, इसके पश्चात दूसरा उदाहरण तीन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक आपको निकाल कर बताऊंगा। तो देखिए, भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए हमें कुछ चरणों का पालन करना होता है, और वो कौन कौन से चरण है इन पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए इस विधि पर सीधे चर्चा करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार हमको महत्तम समापवर्तक निकालना है। सबसे पहला उदाहरण लेते हैं यहाँ पर 81 और 117, जो कि मैंने पहले से लिख के रखा है यहाँ पर। तो हम इस उदाहरण में 81 व 117 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसा कि यहाँ नाम दिया है सतत विभाजन विधि। सतत का मतलब होता है लगातार और विभाजन का मतलब होता है भाग देना। हम लगातार भाग देते रहते हैं इसमें, ठीक है। और लगातार भाग देते हुए जब हम महत्तम समापवर्तक प्राप्त करते हैं, इसका इस विधि को सतत विभाजन विधि कहते हैं या इसको भाग विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें भाग ही दिया जाता है। अब यहाँ दो संख्या दी गई हैं, इसमें हम क्या करते हैं, ये जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं, अर्थात इन दोनों में से बड़ी संख्या को हम बना लेते हैं भाज्य और छोटी संख्या को बना लेते हैं भाजक। फिर जो उनका जो शेष बचता है, उस शेष का भाग को हम पुनः बना लेते हैं भाजक, और जो भाजक था उसको हम भाज्य बना लेते हैं। तो चलिए मैं आपको करके बताता हूं। देखिए, हम सबसे पहले यहाँ 117 में हम 81 का भाग देते हैं, यानी 117 को हम बना लेंगे भाज्य और 81 बना लेंगे भाजक। तो देखिए 81 का भाग देंगे तो 81 का भाग कितने बार जाएगा, केवल एक बार ही जाएगा। अब जब हम घटाएंगे इसमें तो कितना बचेगा, 7 में से 1 गया 6 और 11 में से 8 गया बचा 3। ठीक है, अब ये कितना आया, 36 आया शेष। अब इसको बना लेंगे भाजक, और जो भाजक था 81 उसको बना लेंगे भाज्य। ठीक है, यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो अब 36 का भाग देंगे, 36 दूनी 72 आ जाएगा। ठीक है, और अब घटाएंगे हम तो यहां पर क्या जाएगा तुम्हारा 11 में से 2 क्या बचा 9। ठीक है, ये 9 बचा। अब यहां जो शेष 9 बचा है इसको हम पुनः भाजक बना लेंगे और ये बन जाएगा भाज्य, यह 36। ठीक है, ये वाला ये 36 क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। तो यहां पर हम भाग देंगे 9 चौको 36 और अंत में आप देखेंगे 0 आ गया। तो जो अंतिम भाजक होता है वह अंतिम भाजक ही उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। जैसा कि इन दोनों संख्याओं में हम जब सतत विभाजन कर रहे थे तो उसमें हमको अंतिम भाजक प्राप्त हुआ 9, अतः 9 क्या होगा, महत्तम समापवर्तक होगा इन दोनों संख्याओं के लिए। तो साथियों, ये आपने समझ लिया होगा। अब हम तीन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक इसी सतत विभाजन विधि से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर उदाहरण है दूसरा 150, दूसरी संख्या 140 और तीसरी संख्या 210। अब इसमें हम छोटे से बड़े क्रम में देख लेते हैं। तो 140 फिर 150 फिर 210। तो हम दो छोटी संख्याओं को पहले ले लेते हैं। इसमें हम लेते हैं 140 और 150 दोनों को ले लेते हैं, और हम इसमें जो भाज्य है वो 150 को बना लेते हैं, और हम बना लेते हैं जो भाजक है वो 140 को बना लेते हैं। हम भाग देंगे 150 में 140 का कितने बार जाएगा, केवल एक बार जाएगा। ठीक है, 140 का 140 घटा देंगे, कितना बचेगा, यहां बचेगा मात्र 10। अब 10 को हम क्या बनेंगे, पुनः इसको बनाएंगे हम भाजक
और ये बन जाएगा भाज्य, यानी जो पहले भाज्य था वो, तो यहां आ जाएगा 140। अब देखिए यहां पर कितने बार जाएगा, 10 एकम 10 बच गया, 4 उतारेंगे शून्य, 10 चौको 40। इस तरह आप देख रहे हैं शून्य आ गया, तो अंतिम जो हमारा भाजक क्या है, 10 है। तो इन दोनों संख्याओं के लिए जो महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 10 होगा। किंतु अभी हमारे पास एक संख्या और है, तो अब हम क्या करेंगे, ये 210 को हम पुनः लेंगे और इस 210 में ये जो हमारा इन दोनों के लिए महत्तम समापवर्तक यानी अंतिम भाजक प्राप्त हुआ था, उसको हम पुनः भाजक बनाएंगे। ठीक है, तो अब कितने बार जाएगा, 10 का जब हम भाग देंगे यहां पर, तो 10 दूनी 20, उतारेंगे 1, फिर पुनः यहां पर शून्य उतारेंगे। ठीक है, और 10 एकम 10। इस तरह आप देख रहे हैं कि इसका भी अंतिम भाजक क्या है, 10 ही है। ठीक है, इसलिए इन तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जो है वो क्या होगा, 10 होगा। तो देखिए इस तरह से मैंने आप लोगों को इस विधि के माध्यम से, अर्थात सतत विभाजन विधि के माध्यम से हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको मैं 4 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक भी इस विधि के माध्यम से ज्ञात करना बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों मैंने यहां पर 4 संख्याएं ले ली हैं उदाहरण के तौर पर 120, 75, 150 और 190। तो हम इस पर देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 75 है, इसके बाद में 120, इसके बाद 150 और 190। तो हम इसमें पहले 2 छोटी संख्याओं को ले लेते हैं, या हम 120 और 175 को ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम 120 को बना लेते हैं भाज्य। ठीक है, 120 हो गया भाज्य और इसको हम 75 को बना लेते हैं भाजक। ठीक है, कितने बार भाग जाएगा, केवल एक बार ही जाएगा, 75 एकम 75। और हम जब घटाएंगे यहां पर तो शून्य में से 5 नहीं घटेगा, उधार जाएंगे 10, 10 में से 5 गया 5, यहां बच गया 1, यानी हो गया 11, 11 में से 7 गया बचा 4। ठीक है, अब ये 45 है, 45 शेष बचा, इसको शेष को हम बना लेते भाजक इसके लिए और ये बन जाएगा भाज्य। फिर एक बार हो जाएगा 45 एकम 45। ठीक है, 5 में 5 गया शून्य और 7 में 4 गया बचा 3। अब इसको हम 30 को फिर पुनः क्या कर लेते हैं, हम बना लेते हैं भाजक और ये बन जाएगा भाज्य। फिर एक बार जाएगा 30 एकम 30, फिर घटाएंगे तो यहां बच जाएगा 5, यहां बच जाएगा 1। ठीक है, फिर यहां पर हम ये जो 30 है 30 को बना लेंगे भाज्य और 15 हो जाएगा भाजक, तो 15 दूनी 30। अब इस बार पूरी बार चला गया। तो अब आप देखते हैं कि जो अंतिम भाजक है 15, तो इन दोनों संख्याओं के लिए क्या होगा, ये महत्तम समापवर्तक होगा। किंतु अब यहाँ पर 2 संख्याएं और हैं, तो अब हम अगली संख्या लेते हैं 150। तो 150 को हम बना लेते हैं भाजक और ये जो अंतिम महत्तम समापवर्तक इन दोनों के लिए जो प्राप्त हुआ है अंतिम भाजक, ये पुनः भाजक का काम करेगा। ठीक है, तो 15 एकम 15। ठीक है, और ये बनेगा शून्य, तो 15 शून्य शून्य। इस तरह ये पूरी बार चला गया है, अर्थात ये इस संख्या के लिए भी जो 15 है वो क्या होगा, अंतिम भाजक होगा। ठीक है, इसके लिए भी अब हम जो अगली संख्या है हमारे पास में इसको भी लेंगे, तो इसको 190 और इसमें इसको बना लेंगे भाज्य और ये पुनः हो जाएगा भाजक। ठीक है, अब भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा, 15 एकम 15 और बच जाएगा 4 और कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 दूनी 30। ठीक है, तो यहां पर बच जाएगा 10। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस 10 को बना लेंगे भाजक और ये 15 क्या बन जाएगा भाज्य। कितने बन जाएगा, 10 एकम 10, घटाएंगे बचेगा 5। ठीक, अब ये हम 10 को क्या करेंगे, पुनः क्या बना लेंगे, भाज्य बना लेंगे, ये हो जाएगा भाज्य, तो 5 दूनी 10। ये अंत में जो 5 जो है वो बनता है भाजक। तो यही जो 5 जो भाजक है ये चारों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। यानी इन चारों संख्याओं के लिए, यानी 120 है, 175, 150 और 190, इन चारों संख्याओं के लिए महत्तम समापवर्तक क्या होगा, होगा 5। तो विद्यार्थियों इस तरह से आज के इस कालखंड में मैंने आप लोगों को 2 संख्या, 3 संख्या और 4 संख्याओं का सतत विभाजन विधि से बताने का प्रयास किया हूं कि हम इस प्रकार से महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूं यह वीडियो आपको काफी रोचक और ज्ञानवर्धक लगा होगा।
अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित दूंगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद।